हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और जैसा कि हम लोग ने अपना फिजिक्स का जो क्लास स्टार्ट करा था, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमको फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ मैथ्स की टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो फिजिक्स का लैंग्वेज है, फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ्स है। तो ऐसे बच्चे जो प्योर साइंस है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो के साथ साथ मैथ्स होता है, तो काम चल जाता है। बट ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ओनली फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो हो, मैथ्स ना हो, तो मैथ्स तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं ऐसे समय जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो रटना पड़ता है। तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स या साइंस रटने वाली चीज़ तो है नहीं, तो जो यूज़ होगा एटलीस्ट वो आपको समझना पड़ेगा। पूरी मैथ्स नहीं भी आने से उतना मैथ आपको आना पड़ेगा जितना ज़रूरी है आपके फॉर्मूले को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको सीखेंगे। जैसे क्या, जो कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन a प्लस बी। साइन का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी। तो क्या होता है ये, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा, कहीं कहीं यूज होगा। क्या होता है साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऐसे एक दूसरा फॉर्मूला है हमारा, क्या है, साइन a माइनस बी। इसका क्या होता है, तो ये होता है साइन a कॉस b माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है, माइनस माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड जो फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड क्या है, थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉस a माइनस बी। जिसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का देख लिया, वैसे ही कॉस का, यही ज़्यादातर यूज होते हैं। तो कॉस a माइनस बी, तो कॉस के वाले टर्म में कॉस a कॉस b साथ में रहता है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और साथ में क्या आता है, साइन a साइन b आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो क्या है, कॉस a प्लस b। प्लस आ गया कॉस की चीज़ में, तो कैसे लिखोगे, कॉस a कॉस b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, साइन a और साइन b। तो ये चार फॉर्मूले साइन और कॉस के टर्म में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे यूज होंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जब आएंगे, स्पेशली थोड़े से डिफिकल्ट, क्योंकि नीट में मैं बार बार बोलता हूँ, टोटल मान लो 45 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो 45 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ईजी होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मॉडरेट लेवल के, जो बीच वाले होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बट 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैथ्स की हेल्प लगती है ना, तो समझिए ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, 10a प्लस बी। तो इसमें क्या है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस, 1 माइनस 10a, दूसरा क्या होगा 10b। ऐसे ही 6 फॉर्मूला जो है हमारा है, क्या है, 10a माइनस b का। ये क्या होता है, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a डॉट 10b। ये 10 का भी हो गया। तो साइन कॉस 10 यही यूज़ होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी देख लो, थोड़े से फॉर्मूले, जैसे साइन 2a, ये बहुत यूज़ होता है, ध्यान रखना, जो प्रिज्म वगैरह करेंगे तब यूज़ होगा साइन 2a। तो क्या होता है साइन 2a, कैसे लिखते हैं, 2 साइन a डॉट कॉस a। नीट में क्वेश्चन भी आया है यहाँ से, ठीक है। साइन 2a कितना होता है, 2 साइन a कॉस a। और नेक्स्ट है कॉस 2a, कॉस 2a। तो कॉस 2a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए जो आपको याद कर लेना है, इन एटलीस्ट इन फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और हैं, देखिए, जैसे कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा कितना आता है 1 आता है। क्या आता है 1, ये भी आपको याद होना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा कितना आता है 1। नेक्स्ट जो है ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इतने फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम आगे चलते हैं और आज उसका जो दूसरा पोर्शन रहेगा हमारा वो हम, एक तो हो गया ये मैथमेटिकल टूल और बेसिक फॉर्मूले जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब्स, ये जहाँ यूज़ होगा उसको बताता रहूँगा। फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का थोड़ा कमज़ोर होता है तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करते हैं हम लोग। चलिए तो ये हो गया मैथ्स के कुछ फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे मैथ्स का, फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी चीज़ जो हेल्प करती है वो है वेक्टर। तो आज मैं आपको, क्योंकि मैं 12 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो वेक्टर आपका 11 में है, वो भी बहुत डिटेल में नहीं है CBSE में। तो हम लोग वेक्टर को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि वेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्योंकि फिजिक्स में मैं बार बार बोलता हूँ, देखो फिजिक्स क्या है, देखो थोड़ा सा समझें तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं जो मेज़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, साइंटिस्ट लोगों ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या, एक उन्होंने बोला कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको डायरेक्शन जरूरी नहीं होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डायरेक्शन जरूरी नहीं है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है तो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। उसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है, जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, बिना डायरेक्शन के हम उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जहाँ बात डायरेक्शन की आ जाती है हमको वेक्टर आना पड़ेगा कि डायरेक्शंस की चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। और पूरे क्लास 12 में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब में हमको वेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं बेसिक ऑफ वेक्टर। और ये हर कोई बच्चा देख सकता है, इसको 11 के स्टूडेंट लोग भी देख सकते हैं, जो नीट जेई वाले हैं वो लोग भी देखें, जो 12 वाले हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर समझते हैं, वेक्टर क्या होता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। देखो तो मैंने बोला जैसे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have required magnitude and direction to their representation, representation is called वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए साथ में, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिसको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये जो डेफिनेशन थी ये क्लास 12 में आपको दे रखा है ऐसा, बट यहाँ पे भी एक गलती है। गलती क्या है कि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन कब होगी, देखो इसको कैसे लिखेंगे कंप्लीट, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कंप्लीट डेफिनेशन कब होगी, जब हम बोलें एंड इट मस्ट बी फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। किसको फॉलो करें, वेक्टर एडिशन रूल को। अब वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है ये हम समझेंगे आगे, बट यहाँ तक जो डेफिनेशन है बुक्स वगैरह में लिखी हुई है, बट ये अनकम्प्लीट है। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे हम सब लोगों ने करंट पढ़ा है, करंट सबने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। करंट क्या होता था, ओम्स लॉ याद करो,
ऐसे होता था, एक सर्किट होता था, यहाँ पे क्या लगा होता था, एक कंडक्टर लगा होता था, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो होता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो इस चीज़ का, बैटरी हो गई, ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, उनको पता था करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हमेशा ऐसे ही फ्लो होता है सर्किट में, ऐसे करंट फ्लो होता था। यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे क्या है, कंडक्टर ना, इनके बीच में क्या होता था, पोटेंशियल V हो गया। ये हो गई कहानी। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, कि करंट अगर आपसे पूछ लिया जाए करंट स्केलर है या वेक्टर, तो करंट देखो जब फ्लो हो रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो नहीं हो सकता। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। दूसरी बात, करंट जब फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ तो करंट होगा। मान लो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और जो ये बात हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा, ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो जो डेफिनेशन है हमारी वेक्टर की, कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, वो क्या कहलाएगी, वेक्टर। बट यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि वेक्टर जो करंट जो वेक्टर क्वांटिटी ना होगी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। किसको फॉलो नहीं करता, वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। तो देखो ये क्वेश्चन आया भी था, एक बार पूछा गया था कि करंट, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, करंट और एक वर्ड होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। एक वर्ड है करंट और एक वर्ड है करंट डेंसिटी। इन दोनों में कौन स्केलर और कौन वेक्टर है, तो देखो ध्यान से। तो बच्चे लोग जानते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करंट क्या है, वेक्टर है। पर ध्यान रखना, करंट के पास देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट कि करंट क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। बट मैंने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। अब क्या होता है एडिशन रूल, बाद में बताता हूँ। इसीलिए ये क्वांटिटी क्या बन गई, स्केलर। क्या है ये, स्केलर है। बट जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या होता है उसको भी समझो। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इक्वल टू क्या होता है, I/A। तो क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। तो करंट तो हमारा क्या हो गया, स्केलर। बट ध्यान रखो, ये भी चीज़ बहुत लोग बच्चे एरिया को स्केलर समझते हैं। आज के बाद ध्यान रखना, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पे ये स्केलर और ये वेक्टर, तो एक अगर वेक्टर होता है किसी फॉर्मूले में, तो वो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, वेक्टर होगी। क्या होगी, वेक्टर। तो ध्यान रखना, करंट तो स्केलर है बट करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। समझ में आई सबको बात। तो आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी कहलाएंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो नेसेसरी है। प्लस आज के बाद ये भी ध्यान रखो, वो किसको फॉलो करे, वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया करंट का। करंट के पास सब कुछ है भाई, ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड ना हो या डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड तो हो डायरेक्शन हो, तब तो बात ही खत्म। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। क्लियर है सबको। तो आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि वेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है हमारा, देखिए हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप्स के वेक्टर हैं हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। देखो इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं आपको जस्ट समझाता चलता हूँ। इक्वल वेक्टर, कब हम किसी भी 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो देखो इक्वल वेक्टर के लिए एक ही कंडीशन है,
कोई भी दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड प्लस उनका डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर किन्हीं वेक्टर्स के, अगर बहुत सारे वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर, और एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर में देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। देखो सब लोग, वेक्टर का ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन की जो लेंथ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। मान लिया कोई वेक्टर है ए और इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, और एक दूसरा भी वेक्टर है ऐसा, इसका भी देखो मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। नाप के नहीं बना रहे हम लोग, स्केल से नहीं बना रहे, पर मान के चल रहे हैं। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम ए वेक्टर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम। ठीक है बात। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। जैसे एग्जांपल। अच्छा, दूसरा क्या है, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आनी चाहिए सबको। हाँ, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर में या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी क्या हो, डज नॉट सेम, डज नॉट सेम, दोनों में से कोई भी, दोनों सेम होना पड़ेगा तभी इक्वल कहलाएंगे। अगर दोनों में से एक भी सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक वेक्टर हो गया ये और दूसरा वेक्टर हो गया ये, इसका मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, इसका मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है, दोनों का देखो डायरेक्शन तो सेम है बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे डिफरेंट। डायरेक्शन एक चीज सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजों को क्या होना पड़ेगा, सेम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए वेक्टर डज नॉट इक्वल बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है। चलो और कुछ देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लो मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ये हो गया एक वेक्टर ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग। तो इस केस में भी हम बोलेंगे ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर उसी केस में होगा जब क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। क्लियर है सबको। चलिए अब इसका थर्ड जो है क्या है, थर्ड है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेक्टर का आपको नेगेटिव वेक्टर निकालना आना पड़ेगा। मान लो ये कोई वेक्टर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड को सेम रखना है। मैग्नीट्यूड को क्या रखना है, सेम, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है और डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। मैग्नीट्यूड को सेम रखो, डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स। तो ये वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। देखो क्या करना है, डायरेक्शन को सेम रखना है, सॉरी मैग्नीट्यूड को सेम रखो और डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स। तो ध्यान रखो, इस चीज को लिख भी लेना, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सेम, एंड डायरेक्शन जो है उसको क्या कर दो, रिवर्स। क्या कर दो, रिवर्स। तो वेक्टर क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है सबको। तो नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं इसके हम लोग। चलिए ये 3 टाइप्स बता दिए मैंने आपको। अब देखिए क्या है नेक्स्ट है तो समझ में आ रहा है सब लोगों को, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। और अपनी कोई भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि पता चले कि हाँ क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ जो टाइप है हमारा वो क्या है, फोर्थ है को इनिशियल वेक्टर। क्या कहलाता है, को इनिशियल वेक्टर। देखो जिसका नाम ही क्या है, को इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो अगर किसी दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर,
कोई वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मान लो ये बी वेक्टर। जरूरी नहीं है ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। बस ये देखना है कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सी। तो अगर ऐसा है कि दो वेक्टर का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। और ध्यान रखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को सीखो आप लोग, ये जो को इनिशियल वेक्टर है सबसे ज़्यादा यूज़ होगा क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, कैसे यूज़ होगा देखो, मान लो किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल, कोई बॉडी है और उस पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऐसे है मान लो ऊपर लग रहा है F1, और एक फोर्स ऐसे मान लो इधर लग रहा है, क्या हो गया F2। और हमको इस बॉडी पे नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों फोर्स कैसे हैं, को इनिशियल। कैसे हैं, को इनिशियल। तो ध्यान रखना जब को इनिशियल वेक्टर होगा तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में आता है। कहाँ पे आता है, बीच में। बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि जब वेक्टर इक्वल होंगे तब एग्जैक्ट बीच में से जाएगा, नहीं तो इनके बीच में रहेगा, कोई एंगल ज़्यादा रहेगा, किसी का एंगल कम रहेगा। और अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट मैग्नीट्यूड की कि ये जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा, और कितना होगा ये रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे बहुत काम आएगा। और ये जो कॉस थीटा है क्या होगा, इनको इनिशियल वेक्टर के बीच का ये एंगल होगा, क्या, थीटा। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया, देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90, कुछ भी हो सकता है एंगल। और आपको नेट फोर्स निकालना है, ये फोर्स दे रखा है मान लो आपको 10 न्यूटन, और ये फोर्स दे रखा है मान लो आपको 5 न्यूटन। किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है और दोनों ऐसे लग रहे हैं, आपको बोल दिया इस बॉडी पे नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका रिजल्टेंट का। हमको पता है इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में। F मान लो रिजल्टेंट, इसको बोल दिया FR। ठीक है, कहाँ होगा, एंगल की बाद में बात करेंगे, अभी हम जस्ट इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो FR, F रिजल्टेंट कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे। डायरेक्शन हमको पता है कि बीच में कहीं पे होगा, जब एंगल निकाल लेंगे तो हमको डायरेक्शन भी पता चलेगा। अभी जस्ट मैग्नीट्यूड, तो FR कितना होगा, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, साथ में कितना, कॉस थीटा। तो चलो देखो FR कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर कितना होगा 10 का होल स्क्वायर, F2 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10, और साथ में कितना हो गया cos 90। अब यहाँ पे देखो cos 90 जो है, cos 90 की वैल्यू, cos 90 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर कितना 25। देखो मैंने फिजिक्स में बोला इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। कॉस की वैल्यू आनी पड़ेगी, मैंने बताया आपको टेबल याद करने को। cos 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0। तो जब 0 हो गया और 0 जब मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो ये पूरे को क्या बना देगा 0। यहाँ तक 0 हो गया, तो FR देखो कितना आ जाएगा 100 प्लस 125, 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। 125 का रूट निकालना पड़ेगा हमको। 125 का रूट कैसे निकाल सकते हैं बोलो सब लोग, कैसे लिखें इसको, रूट निकालने का तरीका क्या है, 10 का रूट कितना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर 121। तो अगर अप्रॉक्स में आपको आंसर निकालना है तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ भी आनी पड़ेगी। 10 का स्क्वायर कितना, 10 का रूट स्क्वायर कितना होता है आपका 100, 11 का कितना होता है 121, यहाँ पे वैल्यू कितनी है देखो 125। तो मैं इसको 11.1 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रॉक्स वैल्यू चलेगी। कितना आ जाएगा न्यूटन, कितना आ जाएगा न्यूटन। क्लियर है सबको। तो देखो यूज़ होगा ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये सब यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखो, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि देखो इफ़ मान लो दो फोर्स लग रहा है F1 और F2, दोनों बराबर हैं F पे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, मान लो दो फोर्स को इनिशियल है, ये इधर ये इधर, ये F हो गया, ये भी कितना हो गया F। तो अब इसका रिजल्टेंट बिल्कुल कहाँ होगा बीच में। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 45 होगा
और ये भी कितना होगा 45। ध्यान रखना एकदम बीच में से जाएगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है सेम। ये आपको डायरेक्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है नीट के लिए। एफ हो गया, एफ हो गया, और इसका जो ये आएगा देखो करके देखो कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यहाँ पर 90, ये तो 0 हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा f√2। डायरेक्ट याद रखो, ये बार बार यूज होगा इसलिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कितना होगा f√2 होगा। क्लियर है? और कुछ भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो इफ मान लो एक वेक्टर ऐसा दे रखा है और एक वेक्टर ऐसा दे रखा है, और मान लो एंगल कितना बन रहा है 120, कितना बन रहा है 120, ये भी यूज होता है। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों वेक्टर सेम है, या सेम नहीं होंगे तो अलग कहानी है, सेम होगा तो अलग बात है। मान के चल रहे हैं दोनों वेक्टर सेम है, एफ और एफ, तो इनके बीच में कहीं होगा, पर कहाँ होगा हम इसमें एंगल नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये 60 होगा और ये भी क्या होगा 60। निकालो इसको, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो एफ नेट कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस कितना 2f और साथ में कितना cos 120। अब देखो यहाँ पे ये भी यूज़ हो रहा है जो मैंने सिखाया था कल, cos 120 को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे cos 120 को? अगर आप लोगों ने होमवर्क कराया तो बताना इस पे। cos 120 को कैसे लिखेंगे, cos 90 प्लस 30। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ऑलवेज स्कूल आ रहा है। फर्स्ट में तो ऑल, सेकंड में स्कूल मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है साइन का कॉसेक, तो कॉस नहीं होता, तो कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे दूसरी बात फिर एंगल देखते हैं कितना है 90। जब 90 होगा तो ये कॉस क्या होता है इंटरचेंज होता है, किसके साथ इंटरचेंज होता है साइन के साथ, तो माइनस साइन 30, मतलब cos 120 जो वैल्यू है उसको हम कितना लिखेंगे माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। सॉल्व करें इसको, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2f स्क्वायर और साथ में माइनस 1/2, 2 से 2 मर गया, तो देखो एफ नेट कितना आया 2f स्क्वायर माइनस ये अंदर आ गया तो कितना हो गया माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा एफ। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाता है एफ। बहुत टाइम बचता है हमारा नीट में। क्लियर है? तो एक बार देखो सब इनको, ये अभी हमने 4 टाइप्स के पढ़े, कौन कौन सा, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, और आपका क्या पढ़ा हमने को इनिशियल वेक्टर। तो ये सब देखो वेक्टर ऐसी चीज़ है ना, जब आप पढ़ोगे वेक्टर्स को तो वेक्टर आपका प्रोसेस इंक्रीज करेगा, वेक्टर आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपको वेक्टर आएगा ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बाद में पता चलेगा कि फिजिक्स तो समझ में आ रही है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, सर लोग बता रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम लिखते हैं तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस में दिक्कत है। प्रोसेस में ये दिक्कत है कि क्वेश्चन का सब कुछ आपने फॉर्मूला याद कर लिया, सब कुछ है, कॉन्सेप्ट है, लास्ट में आप कैलकुलेशन कर रहे हो और बाद में कहीं पे आ गया cos 120। अब cos 120 सॉल्व करना नहीं आता, तो बताओ सब कुछ आने के बाद भी आपका cos 120 को सॉल्व नहीं करने की वजह से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो ये चीज़ों का आपको समझना है, स्पेशली नीट के बच्चों को, या 12 के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो लोग भी अभी से सीरियस हो जाएं। और जो बच्चा इसको 11 में देख रहा है, अगर वो पढ़े, 11 के बच्चे इसको पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। 11 से मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट हमारे स्कूल्स में है और हमारे इंस्टीट्यूट में है, उनको सबसे पहले हम यही सिखाते हैं कि 11 से अगर आपको कुछ लेके जाना है तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो आप ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स को और थर्मोडाइनमिक्स को, क्योंकि यूज़ होगा। थर्मोडाइनमिक्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर 11 से 12 में हम लेके जाते हैं और हमारे दिमाग में अगर ये माइंडसेट है कि हाँ हमको नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, तभी हो पाएगा जब हम पहले से प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है, आप खुद समझ रहे हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम रिज्यूम करेंगे। और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों के अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ भी प्रॉब्लम होने से कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, या कैसा लग रहा है तुम लोगों को पढ़ के, ठीक है। हम क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए थे, स्पेशली असम के, क्योंकि हम लोगों ने असम बोर्ड को पढ़ाया था, और आज इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो असम बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए नीट की तैयारी करवाने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।